हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज फ्रॉम वाराणसी। बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ। हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 12 एनसीईआरटी का, ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता है कि प्रथम प्रश्न पत्र चल रहा है, तो इसमें हमको अध्याय 5 यानी पृष्ठ रसायन पढ़ना है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको आप समझ लीजिए पहले। तो ये पृष्ठ रसायन का जो है भाग नंबर 4 है, ठीक है। इसके पहले हमने इसके 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप उसको देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छे से समझ में आएगा भी। अगर जिस बच्चे ने नहीं देखा है तो उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर नहीं देखे हैं, अगर चाहते हैं कि समझ में आए, तो उनको पहले वो पिछले के 3 वीडियो अच्छे से आप देख लीजिए, ठीक है। अगर उसको समझ लेते हैं अच्छे से तो आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री का टाइम जानते हैं आप कि शाम को 8 से 9 के बीच में चलाया जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने टाइम पे आके एक अच्छी बेहतरीन और तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पार्ट 3 में क्या बताए थे, पार्ट 3 में आपको हम ये बता चुके थे कि जो क्रियाशीलता के आधार पर उत्प्रेरक होते हैं वह उत्प्रेरण 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो वो तो होते हैं 4 प्रकार के, कौन कौन से होते हैं वो भी बताए थे। तो उसके एक एक को हम इसमें डेफिनेशन के साथ खोलेंगे, ठीक है। तो देखिए यही था धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण और स्वप्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण। तो ये हमको 4 पढ़ना है, तो इसके बारे में हम आपको एकदम बिल्कुल डिटेल्स में, ठीक है, और एग्जाम्पल के साथ अच्छे से एकदम समझाने वाले हैं, तो और समझ में आपको आएगा भी, ठीक है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अच्छे समझिएगा, ठीक है। ये नहीं कि आप चैटिंग पे लग जाएं। देखिए ये जो चैप्टर है थोड़ा डिफिकल्ट कहते हैं, लेकिन डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन बिना समझे तो डिफिकल्ट हर चीज हो जाता है, ठीक है। तो उसको आप समझ लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे सर जी बातें करते हैं खाली, आगे बढ़ते नहीं। चलिए टॉपिक देखते हैं। पहले है धनात्मक उत्प्रेरण। तो धनात्मक उत्प्रेरण पढ़ते हैं, देखते क्या है इसमें। तो इसको समझिए पहले, इसमें धनात्मक उत्प्रेरण को कहते किसको है, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये डेफिनेशन इसका, ठीक है। आप इसको पेन कापी लेकर पहले नोट कर लीजिए, पहला काम समझना बाद में, पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी चैप्टर है। आपको अगर समझ में आ जाता है तो भी भूल जाएंगे, अगर लिखे रहेंगे तो समझ में आएगा, तो बाद में आप इसको देख के भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। तो ये जो आपको दिया गया डेफिनेशन, तो इसको देख रहे हैं, तो देखने के लिए नहीं है, ठीक है, इसको देखने के बाद समझना भी है। कहते हैं ना कोई भी चीज हो, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, पहले सुनो, फिर गुनो, उसके बाद धुनो, ठीक है। तो पहले हम जो समझा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद इसको समझिएगा अपने माइंड में, ठीक है, उसके बाद इस पे अटैक कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो धनात्मक उत्प्रेरण होता क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव कैटालिसिस, ठीक है। तो समझिए वह उत्प्रेरक जो अभिकारक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, ठीक है, बढ़ा देते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो क्या अभिकारक तो जानते हैं आप, समझ में आ रहा है? चलिए नहीं समझ में आ रहा है तो अभी हम एग्जाम्पल देंगे, आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं और अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, मतलब ये दोनों को बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो ये जो ऐसे वह उत्प्रेरक, जैसे कि जो उत्प्रेरक की बात हो रही है वह अभिक्रिया के क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, ठीक है, और उसके दर को बढ़ा देता है। तो ऐसे उत्प्रेरक को क्या कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरण नहीं, धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ये मत समझिए कि धनात्मक उत्प्रेरण है तो धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं, बल्कि उसको धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। वो समझ में आया? तो उसको धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, तथा इस अभिक्रिया को धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो जो ये अभिक्रिया होती है, जो धनात्मक उत्प्रेरक के साथ अभिक्रिया होती है पूरी, उसे धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया ये पहला, ठीक, हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए तो अब हम इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तो ये आपको जो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं इसको देखने के लिए नहीं दे रहे हैं, ठीक है,
आप पेन और कॉपी लेकर इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको अगर एग्जाम्पल तैयार हो जाएगा तो धनात्मक उत्प्रेरण समझ में आएगा, ठीक है। अगर ये समझ में आया तो आपको अगर पूछ देगा कि धनात्मक उत्प्रेरण को परिभाषित कीजिए एक उदाहरण के साथ, तो आप क्या करेंगे, परिभाषा तो दे देंगे और उदाहरण के क्या करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि आपका नंबर कहीं से भी कटे, ठीक है, तो आप एग्जाम्पल भी लेते चलिए साथ साथ, ठीक है। तो देखिए क्या है, Zn प्लस H2SO4 और ये जो CuSO4 ऊपर है, ठीक है, कॉपर सल्फेट, इसको समझिए बिल्कुल ध्यान से। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए कह रहा है इसकी जो ये जो CuSO4 है ये क्या करेगा, इसमें ये अभिकारक की, ये जो अभिकारक है ये इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, ठीक, और अभिक्रिया के दर को भी बढ़ा देता है, ठीक है। तो बनेगा क्या, ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। तो आप समझ गए, ये इसका एग्जाम्पल, इसको नोट करिए, बिल्कुल तुरंत नोट करिए। अब आगे चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या है। दूसरा एग्जाम्पल आपका हो गया 2H2 हो गया प्लस O2, इतना हो गया। अब देखिए इसमें उत्प्रेरक क्या हो जाएगा, इसमें उत्प्रेरक Pt, ठीक है, प्लेटिनम हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2H2O, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल हम आपको दे दिए। तीसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए, तुरंत नोट करते चलिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है और ये जो एग्जाम्पल नंबर 3 हम आपको देने जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा 2KCl, ठीक है, O3, ये हो गया। अब इसमें उत्प्रेरक क्या हो जाएगा आपका MnO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें इसके आगे बनेगा आपका 2KCl, ठीक, प्लस 3O2। तो ये आपके 3 उदाहरण हो गए किसके, पॉजिटिव कैटालिसिस यानी धनात्मक उत्प्रेरण के ये 3 एग्जाम्पल हो गए विथ डेफिनेशन यानी परिभाषा के साथ। तो इसमें से अगर 3 में से अगर आप 2 भी तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि आपको 3 तैयार होना चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल में से आपको कम से कम 2 ठो याद होना चाहिए, ठीक है, और इसका प्रोसेस होना चाहिए, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो इसको समझ में आ गया। चलिए अब हम इसके दूसरे टॉपिक पे चलते हैं जो कि ये तो धनात्मक था। अब ऋणात्मक उत्प्रेरण की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए ऋणात्मक क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो ऋणात्मक उत्प्रेरण होता क्या है, निगेटिव कैटालिसिस, मतलब जस्ट उसका उल्टा होता है, किसका, पॉजिटिव, जैसे कि प्लस का उल्टा माइनस होता है, माइनस का उल्टा प्लस होता है, तो ठीक उसके अपोजिट है। यह परिभाषा आपको रटने की जरूरत नहीं है, आंख मूंद के आप बता सकते हैं। तो उसमें जो हो रहा था उसमें नहीं होगा, सीधा बात, नहीं कहा गया, मतलब ऋणात्मक है तो माइनस, ठीक है, घट जाता है। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं पहले इसको, उसके बाद देखिएगा क्या कह रहे हैं। तो होता है जब उत्प्रेरक, ठीक है, जब उत्प्रेरक अभिकारक या अभिकारक की क्रियाशीलता को घटा देता है। किसको घटा देता है, अभिकारक की क्रियाशीलता को। उसमें क्या होता था, पॉजिटिव में होता था अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ा देता था, ठीक है, लेकिन यहाँ घटा दे रहा है, ऋणात्मक में जो होता है वो घटा देता है, ठीक है। तो इस ऋणात्मक उत्प्रेरक, इसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, तथा इस उत्प्रेरण को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, तुरंत नोट डाउन करते चलिए, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझा देते हैं और आपको। तो एग्जाम्पल देखिए, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल क्या है, जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, जैसे कि हो गया आपका 2, ठीक, H2O2, ये हो गया आपका। अब देखिए, अब ऊपर क्या हो जाएगा, H3PO4, ये उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। कौन सा उत्प्रेरक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसकी क्रियाशीलता को घटा देगा। ये अभिकारक है तो इसकी क्रियाशीलता को घटा देगा, ठीक है। तो उसे क्या घटा देता है, तो इसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। लेकिन ये प्रोसेस, मतलब ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह उत्प्रेरण पूरी क्या कहलाती है, ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती है, ठीक है। तो चलिए इसको समझ लीजिए। तो क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा 2H2O, ठीक, प्लस O2, हो गया एग्जाम्पल, समझ में आ गया आपको। चलिए अगर समझ में आ गया तो आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या है उसको समझते हैं। तो तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, स्व उत्प्रेरण। अब ये नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, स्व मतलब स्वयं, ठीक।
तो देखिए स्व उत्प्रेरण क्या होता है। ये स्व उत्प्रेरण मतलब न तो पॉजिटिव न तो निगेटिव, ये किसी के मर्जी का मालिक नहीं है, ये खुद के मर्जी का मालिक है, मतलब स्वयं। तो इसको समझिए, जब किसी अभिक्रिया में क्रियाफल के, ठीक है, क्रियाफल से ही कोई पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करता है तो इस उत्प्रेरक को क्या कहते हैं, स्व उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके एग्जाम्पल को समझिए आप। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है, CH3 COO C2H5, ये हो गया। अब देखिए प्लस H2O, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, इसका हम कराएंगे रिएक्शन, तो बन जाएगा आपका CH3 COOH, ये हो गया। ध्यान से देखिए, प्लस C2H5OH, ये हो गया आपका उदाहरण। देखो किसका उदाहरण है, स्व उत्प्रेरण का। देखिए इसके ऊपर कोई उत्प्रेरक नहीं है, उत्प्रेरक नहीं है मतलब क्या है, न तो पॉजिटिव का है न तो निगेटिव का है, तो क्या है, स्व उत्प्रेरक मतलब ये खुद के मर्जी का मालिक है। ठीक है, समझ रहे हैं। अभिक्रिया फिर से समझिए, अभिक्रिया में क्रियाफल से ही पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, इसी पदार्थ से इसका काम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या कहलाता है, स्व उत्प्रेरण कहलाता है। क्लियर हो गया आपका तीसरा पॉइंट। चलिए तो अब हम चौथे पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर देते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो देखिए चौथा में क्या है उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक, तो चौथा क्या था, प्रेरित उत्प्रेरण। तो हम तीन प्रकार के थे उनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिए हैं, आपको समझ में आया। चलिए तो अब हम चौथा समझाते हैं। चौथा क्या है, प्रेरित उत्प्रेरण। अब प्रेरित उत्प्रेरण को कहते क्या है, ये तो आप समझ रहे हैं, जो CBSE बोर्ड के हैं वो समझना चाहते हैं लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं। मजबूरी क्या है उनकी, इंग्लिश वर्ड नहीं है, तो इंग्लिश भी लिख देते हैं ताकि वो भी समझने में समझ सकें अच्छे से। ठीक है, तो देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंड्यूस्ड कैटेलिसिस। ध्यान से देखिएगा, इसको लिख लीजिए, इंड्यूस्ड कैटेलिसिस। ठीक है, तो इसे कहते हैं इंड्यूस्ड कैटेलिसिस, ये हो गया इसका इंग्लिश नाम। ठीक है, चलिए तो इसको समझते हैं पहले हम। ठीक है, तो देखिए क्या है, जब कोई एक अभिक्रिया किसी दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है तो इस उत्प्रेरण को प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। इतना समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया, चलिए नीचे बढ़ेंगे थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक बार फिर समझ लीजिए, जब कोई एक अभिक्रिया किसी दूसरी अभिक्रिया के लिए कोई एक अभिक्रिया है वह दूसरी अभिक्रिया के लिए क्या है, उत्प्रेरक का कार्य करती है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल समझते हैं। पहले एग्जाम्पल ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल क्या है, सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण हो जाता है, किंतु देखिए सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण हो जाता है किंतु सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण नहीं होता है। किंतु सोडियम सल्फाइड को सोडियम आर्सेनाइड के साथ मिलाकर जब ऑक्सीकरण कराया जाता है तो दोनों का ऑक्सीकरण हो जाता है। मतलब इनको कराएं, सोडियम सल्फाइड जब कराया जाता है ऑक्सीकरण तो हो जाता है, किंतु सोडियम आर्सेनाइड का नहीं होता है। लेकिन जब सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड को मिलाकर करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है दोनों का। तो चलिए एग्जाम्पल तो ये समझ में आ गया आपको, आप इसको ध्यान देंगे, हम अभी इधर रिएक्शन खोलने वाले हैं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसको समझिए, उसके बाद हम जो उदाहरण दे रहे हैं उसको फोकस करिए। ठीक है, तो देखिए उदाहरण के तौर पे हम क्या लेते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको हम समझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं Na2 Na लेते हैं ना, 2 Na2 SO3, ये हो गया आपका। ध्यान से देखिए इधर ऊपर लिखा हुआ है सोडियम सल्फाइड, तो हो गया सोडियम सल्फाइड इतना। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, प्लस O2 मतलब कहाँ प्लस कर रहे हैं, ऑक्सीकरण करा रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, बोल रहा है इसमें का ऑक्सीकरण हो जाता है, तो ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 Na2SO4। ठीक है,
तो ये हो गया इसका ऑक्सीकरण, किसका, सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण इतना होकर ये बन गया। ठीक है, अब देखिए क्या बात कर रहा है, अब कह रहा है इसमें का हो जाता है, किंतु सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण नहीं होता है। चलिए उनको भी करा के दिखा देते हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सोडियम आर्सेनाइड का सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिए, Na3AsO3 ये हो गया प्लस O2। अब इसका ये क्या है, इसका नाम हो गया, इसका नाम है सोडियम ठीक है, सोडियम आर्सेनाइड, ये हो गया सोडियम आर्सेनाइड। और ये क्या हो गया, सोडियम सल्फाइड। ये क्लियर हो गया दोनों। अब देखिए आगे देखिए क्या हो रहा है, तो इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो नहीं बनेगा कुछ, मतलब ऑक्सीकरण इसका नहीं होगा, तो मतलब यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि जब इनको मिलाकर करेंगे ऑक्सीकरण, ध्यान देखिएगा, इनको और इनको मिलाकर करेंगे तो ऑक्सीकरण आसानी से हो जाएगा। तो कैसे होगा, चलिए मिला के देख लेते हैं हम इनको। तो कैसे मिलाएंगे, देखिए जैसे कि ये देखिए पहले Na2SO3 ले लेते हैं, Na2 हो गया, SO3 ये हो गया, समझ में आ रहा है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, प्लस Na3 हो गया आपका, ठीक, Na3AsO3 प्लस, अब इसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, O2। अब ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो देखिए ऑक्सीकरण आसानी से हो जाएगा। तो बनेगा क्या, ऑक्सीकरण कराने के बाद बनेगा Na2SO4 हो जाएगा। ध्यान से देखिए Na2SO4, क्लियर इतना। अब देखिए क्या हो जाएगा, प्लस Na3AsO4, समझ में आया। तो कहने का मतलब कि जब इनका करा रहे तो हो जा रहा है, इनका कराए तो नहीं हो रहा है, तो इनको मिलाकर कराएंगे तो हो गया ये ऑक्सीकरण। ठीक है, तो यही आप समझ जाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है। तो इस तरह प्रेरित उत्प्रेरण समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए जिसको समझ में आया वो लाइक करे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताएं, ताकि हम अगला वीडियो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आगे जितने भी टॉपिक आने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उसको आप फोकस करिए, पहले पीछे वाले को फोकस करिए, ताकि पीछे वाला आपको क्लियर रहेगा, उसके बाद आगे वाला अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको पीछे वाला नहीं समझ में आया है तो आगे वाला नहीं आ सकता है। तो पीछे वाले को समझने से पहले आप उसको वीडियो को देखिए अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद।